एक मिसाली कामयाबी है। पाकिस्तान को कह रहे थे तनहा रह गया, पाकिस्तान क्या तनहा रह गया? इसके बाद भी 57 ममालिक, 70 तंजीमें, और वो तंजीमें कोई जो मामूली तंजीमें नहीं हैं। जब जापान और जर्मनी के नुमाइंदे आके बैठे हुए हैं, तनहा जापान जो है वो $1 बिलियन दे सकता है। वो तो अमेरिकी अगर न चाहेंगे दबाव रखेंगे, कुछ उम्मीद भी पैदा हुई है अमेरिका से भी है। और फिर ये जब बुनियादी तौर जब आप कुछ मदद कर देते हैं ना, भूखा आदमी तो नहीं ना खेत जोत सकता, भूखा आदमी तो कोई काम तो नहीं कर सकता, उसके पेट में रोटी तो डालनी रोटी देखे ना, जब जेब में सिक्के बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम होती है। बात ये कुछ तबानाई इंसानी जिस्म होगी तो वो कुछ काम करेगा ना, और फिर वो जब उम्मीद जागती है तो जहन भी काम करता है, पॉजिटिव समत में जाता है। तमाम बनी नौ इंसान की जिम्मेदारी तो है ही, हमारी बतौर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मैं तो अपने आप को बहुत मुजरम महसूस करता हूँ कि अगर मैं कम अज़ कम एक ख़ानदान का, ज़्यादा ख़ानदानों करना चाहिए, उसके अखराजात नहीं उठाता। वो कोई प्लेटफार्म नहीं है कि हमने वहाँ बनाया छोटा सा ग्रुप पिंडी में, तो रीजनेबल पैसे जमा हो गया, जिन दोस्तों से कहा साहब ने कहा हम तैयार हैं, लेकिन अब वो बाकायदा उसका ऐलान हो, वो मोहतरमा उज़्मा गुल कर रही हैं, अब वो बाकायदा कमेटी हो, बाकायदा अकाउंट हो, ट्रांसपेरेंट हो। वैसे तो वो उन पर एतबार तो सबको है, तो कश्मीरियों के लिए भी उन्होंने किया था, काफ़ी पैसे जमा किए थे, और सबको कपड़े वपड़े जूते लेके दिए थे। तो और भी हैं, अखुवत बहुत कुछ कर सकती है, सबको मोटिवेट करना चाहिए। और ये इसी जो अखुवत का उसूल है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब बिलाल जाने लगे जब दमिश्क, तो उनसे पूछा कि आपका वजीफ़ा किसको दें? उन्होंने कहा तो रसूलुल्लाह ने तय कर दिया था, फलां को मेरा भाई बनाया था, बस मेरे भाई को दे दो। यही है वाहिद तरीका। और पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं, इसकी मईशत जो है वो आधी तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, पैसे तो काफ़ी हैं। और पाकिस्तानियों में ये भी है कि ये दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है। लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये की कि पूरी दुनिया को अफगानिस्तान को अफगान तालिबान की नज़र से नहीं बल्कि अफगान अवाम के हवाले से देखना होगा, और ये अफगान तालिबान की वजह से ये दुनिया ने रखा हुआ। एक आदमी भूखा है। हज़रत उमर कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने एक आदमी को देखा को भीख मांग रहा था। अब वो वहाँ तो भीख मांगना बड़ी अजीब बात थी ना, जो माशरा वजूद पा चुका था। तो उन्होंने कहा भाई भीख क्यों मांग रहे हो? यहूदी था। उसने कहा कि मेरे कोई अजीज रिश्तेदार है नहीं। अच्छा। कोई ऐसी को बबा फैले या क्या हुआ कि कोई मेरा कोई रिश्तेदार अजीज है ही नहीं। फिर उमर को जजिया भी तो देना होता है ना। उसी दिन ही कॉल्ड ए मीटिंग कि इसने टैक्स दिया है, रियासत पर इसका हक है। उसी दिन फैसला करके गैर मुस्लिमों के फरिश्ते बनाई गई। अच्छा। जो बेरोजगार थे और उनको पैसे दिए जाने लगे। यही है एक वाहिद तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक, लेकिन हारून साहब कुछ तनकीदी लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ अवाम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो तासुर दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी ओआईसी का आज इजलास हो गया, ये पाकिस्तान के एक अहम बात मामले को सबूताज कर रहे हैं। उसका फिर जाहिर है उसका भी एक अहम, उसका दो पहलू है, उसमें मैं आता हूँ। जो नून लीग वाले सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, बिल्कुल उसने जिक्र किया है। भाई कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे हो रही थी, जाहिर है कि जिक्र तफसील से तो नहीं हो सकता था। उसने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। जी, यही कहने की बात है। और आप तो मोदी के खिलाफ एक बयान नहीं देते, ना आपकी साहबजादी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हार दिया, मगर मोदी या भारत के खिलाफ बात नहीं की, तो जिक्र तो उसने किया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये इशू ही नहीं है ओआईसी में। इशू इस वक्त फ़लस्तीन कश्मीर नहीं है, बहुत अहम इशू है, मगर आज नहीं है। आज ये है कि लाखों इंसानों के भूख से मर जाने का खतरा है। और इसमें जो कुरान करीम में जो कुछ है और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, वो उसको पढ़ के खौफ आता है। खुदा उस बस्ती की इबादत का जिम्मेदार नहीं है जहाँ कोई भूखा सो गया। बहुत सख्त जिम्मेदारी है ये हम इसके मुतम्मल नहीं हैं कि क़यामत के दिन हमसे पूछे जाए कभी लोग तो भूखे मर रहे थे, तो तुम तो बड़े गर्म कमरों में बैठे हुए थे रज़ाइयाँ उड़ के और कंबल लेके, तो तुम्हें कोई इसकी परवाह नहीं थी। मेरा तो तुमसे वादा था कि तुम सदका दो तो मैं तुम्हारी दौलत में इजाफा कर दूँगा।
सही है। इंडिया का मामला हारून साहब, इंडिया का मामला ये है, एक तो ये है कि उन्होंने इजलास 2 माह पहले रखा था, ये तो 15 दिन में किया ना। ये तो बड़ा अजीब बात है कि 15 दिन में कभी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मुझे याद नहीं है अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि चंद दिनों के नोटिस पे, वो मस्जिद अक्सा वाला जो वाक़या हुआ था उस वक्त भुट्टो साहब ने शायद बुलाई थी, तो वो बहुत कामयाब हुई थी। उस वक्त शाह फैसल थे और लोग थे जी। तो मोर ओवर भुट्टो तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, इन चीज़ों को तो वो खूब समझता था, बात करने उसे आती थी। तो ये 2 महीने पहले रखी गई थी भारत की, और भारत ने सेंट्रल एशिया में बहुत काम किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, ये जितने ममालिक हैं ये तालिबान से खौफज़दा हैं। चीनियों के रिजर्वेशंस हैं, ईरानियों के रिजर्वेशन हैं, पाकिस्तान परेशान है, रूस परेशान है। तो कहा था इमरान खान साहब ने कि मोहम्मद क्या मुत्तकी अमीर खान मुत्तकी ने मुझे यकीन दिलाया कि सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, लेकिन बहरहाल इसमें वक्त लगेगा और कोई मुल्क सर्वाइव नहीं करता भीख पे, खैरात पे नहीं कोई सर्वाइव करता। उनको अच्छे बीज बना के दें, उनको जदीद ज़राअत, देखिए ना वहाँ तो काम हो ही नहीं रहा, तो जो चूँकि सारा बहुत सा इलाका खाली पड़ा हुआ है, तो आजकल तो सूरत हाल ये है कि फसलें जो हैं वो मूदी नहीं होती, मतलब वो नहीं होती, वो क्या उसको कहते हैं, सही लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि आप ऊपर तक छत तक ले जा सकते हैं डांप के उसको। दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए, गज़ा टेक्नोलॉजी फराहम करनी चाहिए नई ज़राअत की, ताकि वो अपने लिए ज़्यादातर अनाज खुद पैदा कर सकें। ठीक है। और अनाज और सब्ज़ी और गोश्त, खैर बकरियां तो बहुत हैं, अब मुझे नहीं पता ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, लेकिन 2-3 लाख बकरियां तो एक आदमी लेके आया था 79 में, 2-3 लाख। 2-3 लाख। हारून साहब वहाँ पर गुजर बसर भी मोस्टली इसी तरह से हो रहा है। एक आखिरी सवाल हारून साहब, आपने आमिर खान मुत्तकी साहब की बात की तालिबान के हवाले से, उन्होंने मीडिया से बात किया, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आती हैं, वो बाइख्तियार हैं, आज़ाद हैं, बस मीडिया है जो हमारी मुश्किलात को फजूल में उजागर करता रहता है। नहीं, बात दुरुस्त तो नहीं है ना, सच्चाई कहीं बीच में है, बहुत ही सख्त रवैया है। देखिए, जो बुर्का अफ़गानी औरत को पहनाया जाता है वो अल्लाह के रसूल ने मदीना की औरतों को नहीं पहनाया था, ठीक है। फिर तालीम के मामले में इनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, रिजिडिटी बहुत है, और मतलब दाढ़ियाँ तक मापते थे और बहुत सी चीज़ें। अब इनमें तब्दीली ज़रूर है, अब उसको इनकरेज करना चाहिए, मगर जो इमरान खान का वो बुनियादी नुक्ता है, शर्त आयद करने का क्या सवाल है। एक आदमी भूखा है, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, इस वक्त ही इश्यूज उठाने का क्या मतलब है। सही। दूसरा ये है कि एक मुल्क ने अपने जो भी कवानीन और तौर तरीके हैं वो खुद तय करने होते हैं, उसको अफगान माशरे की जिम्मेदारी है। दुनिया ने क्या ठेका लिया हुआ। इसराइल का तो कोई जुल्म नज़र नहीं आता, रोज़ मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को। कश्मीर में कोई जुल्म नज़र नहीं आता, रोज़ कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। ये अजीब दुनिया है, यानी सारी जातियाँ अफगानिस्तान में ही हो रही हैं बात चीज़ें गलत हैं, मगर लेकिन वही खुद ही उसकी इस्लाह करेंगे ना। देखो ना, 40-42 साल से तकलीफ उठा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। कोई हम आहंगी पैदा हो, इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं, कल आपने जाना है, खुदा के पास जवाब देना है। हारून साहब, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से KPK के कहीं पर मर्दों के पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हुआ, कहीं पर सूरत-ए-हाल कशीदा हुई, कहीं ख़वातीन के पोलिंग बूथ के अंदर मर्द नज़र आ गए, कहीं पर मामलात ख़राब हुए, कहीं पर इंतखाब मुलतवी हो गया। जमहूरियत की फतह हो गई कि नहीं हुई? जमहूरियत जो है सो है, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था बल्दियाती इलेक्शन कराने का? हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं ना कि भाई नहीं करा सकते। बात यह है कि टिकट देने तो आपको आते नहीं। 25-30 साल हो गए। वो मीर साहब का शेर है, मुझे शेर तो नहीं याद आ रहा, उसका मफहूम ये है कि ज़िंदगी के 40 बरस पूरे हो गए मगर अकल ना आई। भाई 20-25 साल हो गए जब आपका कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है टिकट देने का, नंबर 1। नंबर 2, आप सर्वे कहते, मैं सर्वे पे यकीन ही नहीं करता। इमरान साहब कहते मैं नहीं मानता सर्वे, मैं ये मानते नहीं है पानी की बोतल है ये। यार आपका कहने तो क्या होता है, दुनिया में 90 साल से सर्वे नहीं 120 साल से सर्वे हो रहे हैं,
और उनके रिजल्ट माने जाते हैं, 1% 2% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। सर्वे सिर्फ ये नहीं होता कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, नो, कौन उम्मीदवार जो है वो पॉपुलर है पार्टी का, कौन उतना पॉपुलर नहीं है, कि वो खातीन में उसके वोट ज़्यादा हैं, मर्दों में ज़्यादा हैं, नौजवानों में ज़्यादा हैं, और जो लोग वोट नहीं दे रहे उसकी वजह क्या है, वो वजह दूर की जा सकती है। भाई ये सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत पहले से चल रहा था, तो सर्वे कराते हैं ना उसके। फिर ये उम्मीदवार कहाँ से आते हैं? उम्मीदवार एमएनए और एमपीए का प्रेशर होता है, उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं। मुमताज बंगी साहब, अच्छा, वो अपना बंगे साहब से ज़ाहिर बात करते हैं, बंगे साहब से ही तो आज बात करनी है, तो वो अपना पार्टी के वर्कर खड़े हो जाते हैं नाराज। तो बाकी बंगे साहब ज्यादा जानते हैं, उनसे पूछें। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया बंगी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल एक जायजा तो बताएं कि पेशावर के अंदर आज पूरे दिन में क्या पूरे सूबे में, पूरे सूबे के हवाले से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इस दफा जो इलेक्शन था, जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह जनरल इलेक्शन थे, उस लिहाज से उसी तरह के इलेक्शन होंगे। पीटीआई स्वीप करेगी मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये सोचा जाता है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मतलब से जो सूबाई इलेक्शन है वो पीटीआई जीत रही है, लेकिन इस दफा जरा बड़ा सेटबैक हुआ है पीटीआई को पूरे सूबे में। सिर्फ पेशावर की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे सूबे में इस वक्त जितनी भी नताइज मिल रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई की पोजीशन जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम इंतखाबात में। अगर हम पेशावर की बात करें तो ये मेयर की नशिस्त है, सबसे अहम नशिस्त है खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ पे जो मुकाबला था वो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला जो है ये साबित हुआ है सिर्फ दो जमातों के दरमियान, जिसमें जेयूआई के जुबैर अली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान मंगश है। लेकिन अब तक जो नताइज आए हैं उसमें जेयूआई का जो उम्मीदवार है वो काफी आगे जा रहा है। यही हाल जो दूसरी यहाँ पे पेशावर की जो दूसरी तहसीलें हैं वहीं वहां पे भी पीटीआई को ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही है। सिर्फ पेशावर ही नहीं, बीए खान की मिसाल हम ले लें, वहां पे भी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब एक चीज जो हमें नजर आ रही है पूरी खैबर पख्तूनख्वा में वो ये है कि इस बार आजाद जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा लोगों ने मतलब पसंद किया है। मतलब कई ऐसे अजला हैं कि जहां पे मुसलसल एक नशिस्त नहीं बल्कि तहसील की कई नशिस्तों से आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन अच्छी है। मिसाल के तौर पर लकी मरवत की मिसाल हम ले लें, वहां पे आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन काफी अच्छी है। इस तरह जनूबी अजला में दूसरी भी आजाद उम्मीदवार हैं। और एक और चीज वो है कि जो उम्मीदवार अपनी पार्टियों से नाराज हो गए थे तो वो अपनी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनकी पोजीशन भी पार्टियों से अच्छी है। तो इसका मतलब तो हारून साहब मेरा ख्याल है इसका बेहतर इसकी एनालिसिस करेंगे कि क्या ये जो आम लोग हैं ये पार्टियों से खफा है, सियासी जमातों से खफा है कि वो आजाद उम्मीदवारों को इतनी वेटेज दे रहे हैं। अच्छा मुमताज बंगी साहब, मुझे ये बताइएगा, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से कि लोग बाहर आएंगे अपने मनपसंद उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे, क्या लोगों की उतनी तादाद भी बाहर आई है? उतनी तादाद में बाहर आके उन्होंने वोट भी कास्ट किया? और जो आपने बताया कि पीटीआई की वो पोजीशन नहीं नजर आई, उसके हारने की वजह क्या है? भाई वो पोजीशन से क्या मुराद है? पीटीआई बहुत बुरी तरह हार रही है। इससे पहले तो हारून साहब बड़ी मजबूत थी ना वो केपीके के अंदर। बिल्कुल, पीटीआई हार रही है। मतलब इसकी वजह एक ये भी है कि पिछले जो इलेक्शन में जो इनके पास यूथ की एक स्ट्रांग टीम थी वो भी अभी उनके पास नहीं रही। हाँ, ये ठीक है कि जो नए वोटर्स हैं जो हाल हो रहे हैं उन्होंने बेशक इनको वोट कास्ट किया है और उनकी वोट ही से बाज जगहों पे बाज उम्मीदवार जो जहां पे वोटर्स की तादाद कदर कम है तो वो आगे आए हैं और बाज जगहों पे वो जीत भी गए। लेकिन जो ओवरऑल वो है चूंकि उनकी वो यूथ जो इनकी एक टीम समझी जाती थी उसमें उस तरह से उनमें जोश खरोश नजर नहीं आया। हाँ, जो कबायली इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं वहां पे जोश खरोश था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह यह है कि वहां पे पहली बार चूंकि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, मतलब बराह जो इंतखाब है नुमाइंदों का वो पहली दफा हो रहा है। वहां रिजल्ट क्या है कबायली इलाकों में? कुछ है आपके पास? कबायली इलाकों में भी पीटीआई की रिजल्ट मतलब पीटीआई का वो नहीं है। इस तरह से नहीं है कि लोग निकल आए हैं वो पीटीआई ही के लोग तो इसलिए निकले हैं, वो आम लोग निकले हैं, जो आम यंगस्टर्स हैं वो निकले हैं। वो सिर्फ इसलिए निकले हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो ऑलरेडी मायूसी का शिकार हो चुके हैं
अब शायद इन नुमाइंदों के जरिए उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा और उनके नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे तो यहाँ पे तरक्याती काम हो सकेंगे, उनको तरक्की मिलेगी, उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। वो इसी सोच से निकले हैं, इसलिए वहां पे जो वोट की शरह थी वो काफी ज्यादा थी बनिस्बत उन लोगों की। शहरों में लोग बहुत कम निकले हैं, खुसूसन ऐसे इलाकों पे कि जहां पीटीआई के लोग वो थे, जहां पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा था, वहां पे शरह इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसी तरह एक और चीज जो इन इंतखाबात में हमें वो ये है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अक्सर अजला में, जनूबी अजला में तो ऐसे भी इनका कोई मतलब असर रसूख नहीं था, लेकिन जो दीगर अजला थे उनमें हमारे साथ रहिए मंगे साहब, अभी फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। गुजारे ये है, देखिए 3-4 पॉइंट इनकी गुफ्तगू से वाज़ेह हो गए। एक, ये जमीयत उलमा इस्लाम ने जितना अंदाजा था उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। दूसरी वजह, जमीयत उलमा इस्लाम कभी एक बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं थी। 2002 तो एक एक्सेप्शन था कि मजहबी जमात ने अफगानिस्तान पर बमबारी हुई थी, जमात इस्लामी के भी बहुत लोग जीत गए थे और ये भी 48% वोट मिले थे MMA को उस वक्त। कारनामा तो उनका कोई नहीं है, दहशतगर्दी परवान चढ़ती रही उस अरसे में जितना उनकी हुकूमत रही। अच्छा, ये इनके मौलाना फजलुर रहमान के वोट नहीं है, ये है नाराज लोगों के वोट जो PTI से नाराज हो गए, यानी कुछ लोग उनके घरों में बैठ गए, ये साफ नजर आ रहा है। अभी तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। ठीक। और कुछ लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए और आम आदमी जो है हज़ारे नाराजगी, जो सबसे उनका ज्यादा बड़ा मुखालिफ था, इससे एक और भी नून लीग को कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। यानी अब आप मुझे नाम ना पूछिएगा, अमेरिकी घोड़ा भी हार गया। अच्छा, वो मैं बताऊंगा नाम जब वक्त आएगा। तो वो अमेरिकियों को भी सारा तजज़िया गलत साबित हुआ। अच्छा, फिर ये है कि अगर एक और नुक्ता पे गौर करें, अगर जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग का इत्तेहाद हो जाता तो क्लीन स्वीप कर देते। अगर क्लीन स्वीप नहीं करते, यानी अब ऐसी जो वो मुश्किल बहुत होता है, इसलिए कि उम्मीदवारों के हर पार्टी चाहती है उसका उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और उम्मीदवार मानते भी नहीं है, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ये खान साहब की जिंदगी का एक तारीखी दिन है, एक दफा ऐसी कामयाबी हासिल की और एक तरफ यानी उनकी पावर बेस ही पख्तूनख्वा था। और पंजाब में क्या होगा? अब पंजाब में हारून साहब ये जो दावे ये तो सारे हवा हो गए। पंजाब में तो कुछ नहीं मिला तो पंजाब में क्या मिलेगा? देखिए, दो बातें जो मेरा अंदाजा है, अंदाजा ही होता है ना, अंदाजे दुरुस्त भी होते हैं, ना दुरुस्त भी होते हैं। अपोजिशन ने तहैया कर रखा है, ये तो पख्तूनख्वा का सिचुएशन तो अलग है ना, उसके अवामल भी कल तक ज़्यादा वाज़ेह होंगे। तहैया कर रखा है कि वो बदअमनी बेयकीनी पैदा किए रखेंगे, जा कोई नहीं रहे खान साहब। अब वक्त ही नहीं है, ये कि 6-6 महीने की तारीखें देते रहेंगे, मार्च में इलेक्शन होगा, मार्च में कहेंगे नवंबर में इलेक्शन होगा। अब कौन सा टाइम रह गया है? लेकिन अब ये बल्दियाती इलेक्शन से जो हवा उखड़ेगी तो इसकी तलाफी करना उनके लिए आसान नहीं है। बस्ती पंजाब में नून लीग की मेजॉरिटी है, शिमाली पंजाब में और जनूबी पंजाब में नहीं है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये उलझी हुई हैं। नून लीग भी उलझी हुई है, PTI भी उलझी हुई है, पीपल्स पार्टी भी उलझी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में एस्टेब्लिशमेंट भी उलझी हुई है। इसलिए कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन हम एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो उसको डेस्टिनी गवर्न करती है और इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे फाइनली, इसलिए कि पाकिस्तान के हक में बहुत सी चीजें रूनमा हुई हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अफगानिस्तान से टेररिज्म नहीं हो सकता, बराए नाम हो सकता है, और इंडिया से कोई बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि 2-1 साल मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, उसके बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अरुण साहब, जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन की मैं बात कर रही थी, बल्दियाती इंतखाबात को लेकर खासतौर पर तहरीक इंसाफ तो बड़ी मुतहरक है, वो तो पंजाब के अंदर फतह के ख्वाब भी देख रहे हैं। तो ये ख्वाब रह जाएंगे, खाम ख्याली है, या वाकई जीत जाएंगे? क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन से कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, सेंट्रल पंजाब में तो PTI नहीं जीत सकती। सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, ये बड़ी सादा सी बात।
ठीक है, लेकिन हारून साहब ये तो आपने भी बात की थी और फिर ये बात होती रही, चर्चा भी था कि ईवीएम के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, काफ़ी ठनी रही इलेक्शन कमीशन के साथ। आज शिबली फराज साहब ने कोई और स्टेटमेंट दे दी है, वो कहते हैं मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर नहीं हो सकते, तो फिर कैसे इंतखाब करें कि जी ईवीएम इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी? ईवीएम में हो या ना हो, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स अपना नॉन लीग अपना जीतेगी और पीटीआई नहीं जीत सकती। ये की रियलिटी है, हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए। सही, ठीक है, ठीक है। तो अभी सिंध के अंदर क्या होगा? उन्होंने तो हारून साहब दरवाज़ा खोल दिया है कि आइए बात कीजिए, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि एमक्यूएम से भी कहा है, पीटीआई से भी कहा है कि आइए हमारे साथ बात कीजिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कीजिए। जिससे मर्जी बात वो करें, पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि अपना अगर कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त हो जाती है, ठीक, और वो 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ अपना वोटर क्लेम कर रहे हैं, आबादी क्लेम कर रहे हैं, तो वो मतलब ये है कि 1 करोड़ कोई 60 लाख 70 लाख वोटर हैं, तो वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के हक में नहीं जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब कायम नहीं रह सकती, ठीक है, इल्ला ये कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कायम रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये जो उन्होंने कहा है कि आइए बात कीजिए, एक टेबल पर बैठ के बात करते, बदगुमानियां दूर कीजिए, क्या सियासी जमातों को इस चीज से फायदा उठाना चाहिए या फिर एहतजाज या अवामी तहरीक का रास्ता ही दुरुस्त है? हारून साहब नहीं, वो कोई बात नहीं करना चाहते, वो अपना नौसरबाजी करना चाहते हैं। माफी चाहता हूँ, ये बड़ा सख्त लफ्ज है जी, लेकिन जरदारी साहब ने जो कुछ किया, जिस तरह बेपनाह पैमाने पर लूट मार की है और उसको चरागा बना दिया सिंध को, तो सिंध अब मजीद चरागा नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो सिंध की बात होगी पीपल्स पार्टी की। हारून साहब एक बड़ी अहम चीज़ है तहरीक इंसाफ को लेकर, जिस पे हमें भी मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब के हवाले से या बनीगाला के घर के हवाले से, जो उन्हीं के जमात से मुंसलिक थे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, उन्होंने जो इल्जामात लगाए हारून साहब, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है वजीउद्दीन साहब बड़े मुगालते के शिकार हैं। बात यह है कि कोई सबूत वो पेश नहीं कर सके जी। अपना जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई की बहुत माली मदद की, अपना जहाज इस्तेमाल किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इस्तेमाल किया, और जाहिर है कि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की हमायत थी जी। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती। कोई इमरान खान के जाती अखराजात के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं। अव्वल तो इमरान खान के घर के अखराजात 50 लाख रुपए हैं ही नहीं, मतलब चाय तो वो पिलाते ही नहीं थे, खाक साहब को पिलाते थे, बहुत मुमकिन है 2-4 और आदमियों को भी पिलाते हो। मैं तो खैर उनसे पूछता ही नहीं था, मैं तो बावर्ची को कहता था कि भाई चाय भी ले आओ, दूध भी ले आओ और फलां चीज भी ले आओ। तो वो अपना गुस्से में उन्होंने एक बात कह दी है, वो नामुनासिब है और वो तो ठीक नहीं है। ठीक है, अभी चलिए गुस्से में ये बात किया हारून साहब, लेकिन अपनी बात पे वो अभी भी कायम है। आपको लगता है कि जस्टिस साहब के कद के आदमी को इस किस्म के इल्जामात लगाने चाहिए जिनका उनके पास अपने पास भी सबूत मौजूद नहीं है? जब आदमी गुस्से में होता है तो बाज़ औक़ात तो वो ऐसी नामुनासिब बात कहता है। मेरा ख्याल है, मैं जस्टिस साहब की बहुत इज्जत करता हूँ कि वो ठीक बात नहीं कह रहे। ठीक, देखिए वो जहांगीर तरीन साहब जहाँ तक तो तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो उसकी बेपनाह माली मदद कर रहे थे। उनके पास बेपनाह वसाइल थे और वो पैसे खर्च करने की आदत भी रखते हैं, और मतलब उन्होंने धरने में दूसरे मौके पे बेपनाह वसाइल मुहैया किए। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो उनके जाती अखराजात के लिए, जाती अखराजात उनके हैं क्या? जाती खर्चा है ही कोई नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया कि अब एक जाती बात करना अच्छा नहीं लगता, तो वो खजूरें और चने के दाने और अपने इंजीर और अपना बादाम और अखरोट मंगवाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया कि आप क्यों मंगवाते हैं? उन्होंने कहा वो हारून साहब बहुत शोर मचाते हैं जब वो आते हैं, उन्हें हर वक्त भूख लगी रहती है। वो कहते हैं भाई ये खाने के लिए कुछ नहीं है, भाई तुम्हारे पास खजूरें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलानी, तो मैं उनके लिए मंगवाता। अच्छा। तो वो एक बिल्कुल बचगाना सी बात है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी।
मैं जस्टिस साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि 50 लाख रुपए महीना वो उनके लिए देते थे। ये बिल्कुल बहुत ही बचगाना बात है। ठीक है हारून साहब, चलिए जस्टिस साहब ने तो बड़ी वजगाना बात की, मगर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी वज़रा मौजूद हैं वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, अगर किसी के घर के अंदर शादी है, किसी के घर का ज़ाती इवेंट है, तो उस पर इस किस्म की बातें, ट्वीट और ना जाने किस किस्म की ज़ुबान, गैर अखलाकी गुफ्तगू ये ज़ेब देता है? नहीं, दोनों पहलू हैं। एक तो ये इतने छिछोरेपन का मुजाहरा जो शरीफ खानदान ने किया है, माफ कीजिएगा, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जिस मुल्क में इतनी भूख है, बेरोजगारी है, लोग बिलबिला रहे हैं, खाने की रोटी नहीं है, और इधर 3-3 हफ्ते के फंक्शन हो रहे हैं जिसमें हर रोज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और ये बदनाम जमाना खोकर बिरादरान उसके अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, और इंडियन डिजाइनर के वो अपना लिबास पहन रहे हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहता। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये नहीं, हालत ये है कि एक आम आदमी जो मेरे मोहल्ले में रहता है 5 मरले के मकान में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को खाना खिला सके, टेलीफोन का बिल दे सके और बिजली का बिल दे सके, और उसमें इतना छिछोरापन हो रहा है। तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन हारून साहब आप अवाम की बात कर रहे हैं, अभी जो एक तासुर आ रहा है अवाम के एक हल्के की तरफ से, वो कहते हैं कि ठीक है अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो बच्चों की खुशी सभी को प्यारी है, सब अपने तरीके से उसको एंजॉय करते हैं। नहीं, करें जरूर, लेकिन उसका चर्चा करना क्यों जरूरी है? मतलब 4-4 लाख रुपए के, 5-5 लाख रुपए के लिबास पहनना क्यों जरूरी है? आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 10-12 हजार रुपए का लिबास बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा नफीस होता है। तो वो ये अपना 2 लाख रुपए का जूता पहनना, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का लिबास पहनना, 50,000 रुपए का लिबास पहनना और बालों का डिजाइन बनाना, ये क्यों जरूरी है? ये तो भाई मतलब इसका कोई जवाब, मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहता। ये खानदान की जाती जिंदगी है, हम उस पर तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है ना।